ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के ग्रीड एंड फियर इंडेक्स ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में हाल ही में की गई कटौती के बाद शेयर बाजार समेत अन्य सेक्टर्स में पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अपनी एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय शेयर बाजार ने अप्रैल की शुरुआत में अपने निचले स्तर से अच्छी वापसी की है और 14.1% की उछाल के साथ अब कारोबार कर रहा है। लेकिन उन्होंने मिड कैप शेयरों के भाव पर चिंता जताई। इसके अलावा आईपीओ बाजार को लेकर भी उन्होंने अपनी जो चिंता है उसको भी जताया है। प्रवीण सर, क्या है ये रिपोर्ट, क्या चिंता वाली बात है? नहीं, देखिए, क्रिस वुड को जिनकी ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट जो है वो बड़ी मशहूर है, उसको सब लोग बड़े गौर से पढ़ते हैं। हाँ, उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही और एक बाजार को लेके एक बड़ी चेतावनी वाली बात उन्होंने बताई है अपनी इस ताज़ा रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें की हैं। इंडियन पोर्टफोलियो को में चर्निंग की है, कई नए स्टॉक्स बताए हैं, शेयर और सेक्टर्स की बात की है। स्टॉक्स वाले मैं आंकड़े दे दूं सर, उसके बाद आप आगे बताइएगा। सर, उन्होंने टीवीएस मोटर, होम फर्स्ट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने पॉलिसी बाजार और भारतीय एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी जो है 1% बढ़ाई है। और उन्होंने इंडिया ही नहीं सर, एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में भी बदलाव किया है। LNT यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो को हटाकर उसकी जगह पर पॉलिसी बाजार को जो है तरजीह जो है वो दी है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं चेतावनी की बात कर रहा था कि जो चेतावनी की जिसकी बात वो कर रहे हैं वो एक बार फिर से ये बता रहे हैं कि भारतीय बाजारों की वैल्यूएशन फिर से एक बार ओवरहीट होती हुई या बढ़ती हुई ऊंचे लेवल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस बात की ओर वो आगाह कर रहे हैं जी। और इसका वो उदाहरण दे रहे हैं कि पिछले जो है कुछ वक्त में 13 बिलियन डॉलर्स की प्रोमोटर्स ने सेलिंग की है जी। वजह इसकी ये है कि स्टॉक्स की कीमतें ऊंची हैं, वैल्यूएशन ऊंची, और ऐसे इस मौके का फ़ायदा प्रोमोटर्स उठा रहे हैं। अपना 13 बिलियन डॉलर्स का जो आपने ऑफलोड किए हैं अपने शेयर, ये किसी खतरे का निशान है क्या? इस बात की ओर उन्होंने जिक्र किया है। मिड कैप की बात आपने बताई कि मिड कैप स्टॉक्स को लेके वहाँ पे एक खतरे की बात वो कर रहे हैं। तीसरी बात जो बड़ी उन्होंने ये कहा है कि मार्केट में जो इक्विटी की जो सप्लाई है उसमें इजाफा जो है वो दिखाई दिया है। 7.2 बिलियन डॉलर की जो है पिछले महीने जो इक्विटी सप्लाई बढ़ी है, इस महीने यानी जून में अब तक 6 बिलियन डॉलर की सप्लाई हमने देखी है बढ़ी हुई। और ये जो आंकड़ा है ये अगर आप कोविड के बाद के ठीक के दौर के देखें, जब मार्केट्स में तेज़ी थी, तब वो 7 बिलियन डॉलर के आसपास का था। तो इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि मार्केट्स में, और उसके बाद ही देखिए अक्टूबर से मार्केट्स में बड़ी तेज़ गिरावट आई। तो वो क्या इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में फिर से बाजार एक करेक्शन का शिकार हो सकता है या नहीं? इस चीज़ को लेके एक आगाह करते हुए नज़र आते हैं। प्रवीण सर, आईपीओ को लेकर भी कई बार हम लोग ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि आईपीओ का भी एक तरह से कहिए कि बबल है, बहुत भारी मात्रा में आईपीओ आ रहे हैं। लोग जो है बिना सोचे समझे ना एसएमई आईपीओ देख रहे हैं, ना मेन बोर्ड देख रहे हैं, सब में पैसा लगा देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि बीच में हम लोगों ने कई खबरें भी ये की थी कि आईपीओ के लिस्टिंग गेंस के लिए भी लोग जो है निवेशक आ रहे हैं, उसके 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद ही वो सारा पैसा वापस लौट आ जाता है। तो ये भी तो एक चिंता वाली बात है ना सर? बिल्कुल, ये चिंता की वाली बात है और इसी की वजह से जो इस साल जनवरी तक हमने देखा कि आईपीओ का मार्केट खूब रॉकेट हुआ। जब शेयर बाजार गिर रहे थे और तब आईपीओस में लोगों ने रुख किया और पैसे बनाने की कोशिश की, और 4-5 महीने से थोड़ा कम मान लीजिए वो कहानी चली भी। अक्टूबर से अगर आप देख लीजिए तो मार्केट्स गिर रहे थे, लेकिन बाजार जो आईपीओ का मार्केट है वो गुलजार था, जम के लोग पैसा लगा रहे थे और अच्छे लिस्टिंग गेन भी हो रहे थे और कई बड़े आईपीओ भी उस दौरान आए। लेकिन अब आईपीओ का मार्केट भी ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा, वहाँ पे भी लोगों को लिस्टिंग के गेन भी नहीं हो रहे हैं, बहुत म्यूट आप अगर कहें हल्के जो है वो फ़ायदे हो रहे हैं या नेगेटिव उसमें रिटर्न के साथ जो आईपीओज़ हैं वो लिस्ट हो रहे हैं शेयर। तो ओवरऑल जो कहानी है वो यही है कि अब जो है वो आईपीओ का मार्केट क्या आने वाले वक्त में सुधार आएगा, क्योंकि कुछ बड़े आईपीओज़ भी आने वाले हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ जो आने थे वो उन्होंने अपनी योजनाओं को आगे के लिए डाल दिया क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। और उसके साथ आप इस चीज़ को भी जोड़ सकते हैं कि अब जो हालात हैं ग्लोबल,
वो भी बेहद अगला प्रश्न मेरा वही था बिल्कुल, प्रवीण सर बिल्कुल। कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर आप कैसे देख रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार की बात की जा रही है, एफआईआई की तगड़ी सेलिंग की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि इसी महीने के आसपास अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है, लोग पैसा निकाल रहे हैं अब इमर्जिंग मार्केट से। तो क्या ये चिंता का विषय है या नहीं है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से आप देखिए, ईरान इजराइल वाला मामला हो, रूस यूक्रेन वाला मामला था, बीच में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब टेंशन आए तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए कि देखो इंडिया पाक वाला वॉर तो रोक दिया, अब बहुत जल्द मैं आप लोग को सुनाना चाहूंगा कि रशिया यूक्रेन भी जो है टॉकिंग टर्म्स में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं सर। उसके बाद अब ईरान इजराइल वाला मामला, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो इरप्ट होती हुई नजर आ रहे हैं। इसके साथ अगर आप जोड़ दीजिए कहानी सर कमोडिटी प्राइसेस की, तो गोल्ड देखिए, सिल्वर देखिए, प्लैटिनम देखिए, तीनों जो है अप ट्रेंड में बना हुआ है। बिल्कुल, उसके साथ क्रूड को लेके भी एक बड़ी जो बात आ रही है कि एक अगर हम इजराइल ईरान की जंग की बात करें तो हालात वहाँ पे लगातार ख़राब बने हुए हैं। एक बात बिल्कुल ताज़ा अगर हम अपडेट की बात करें, अमेरिका का ये कहना है कि हमने 2 हफ्ते का वक्त लिया है, 2 हफ्ते बाद हम तय करेंगे कि इस युद्ध में अमेरिका शामिल होगा या नहीं होगा। क्या उसके पहले अमेरिका शामिल हो जाएगा इस लड़ाई में? जिस तरह की मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर कल दागी गई, जहाँ पे कि अस्पताल पर और उनकी कई अहम बिल्डिंगों पे हमला हुआ, उसके बाद इजराइल लगातार जो बड़े जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहाँ पर अटैक कर रहा है ईरान में लगातार। तो पूरा का पूरा जो एक इलाका है मिडिल ईस्ट का, वहाँ पर आप समझिए कि हालात बेहद ख़राब बने हुए हैं। और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है, मान लीजिए, वैसे एक अच्छी खबर आज जो आई है वो ये आई है कि यूरोपियन यूनियन के साथ ईरान की बातचीत हो रही है कि किस तरह से इसको पूरी लड़ाई को डी एस्केलेट किया जा सकता है, क्या हल है, क्या ईरान अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है जिसको लेके इजराइल ने अटैक किया, इजराइल का कहना था कि वो डेंजरस लेवल पे पहुंच गया था, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बम बनाने के तकरीबन नज़दीक पहुंच गए थे। तो क्या ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको थामने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल दोनों ये चाहते हैं और दुनिया के कई मुल्क ये चाहते हैं कि ईरान में एक रिजीम चेंज हो, जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी, क्या उनको हटाकर एक दूसरी रिजीम स्थापित की जाए? क्या जो 1979 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, ईरान की जो क्रांति जिसको कहा जाता है जी, क्या उस क्रांति में जो शाह पहलवी थे, रजा पहलवी थे, उनको हटाया गया था, वहाँ से अपदस्थ किया गया था? उनकी जो संतानें हैं, उनके जो वंशज हैं, वो जो बाहर हैं, वो लगातार इस बात को अब ट्वीट कर रहे हैं कि अब ईरान में आज़ादी आने वाली है। क्या वहाँ पर उनकी सत्ता स्थापित होगी? जी, क्या ईरान में लोकतंत्र की बहाली की जाएगी? तो ऐसे बहुत सारे अल्टीमेट प्लान क्या है ईरान का और इजराइल का, ये क्योंकि हालांकि अब ट्रंप खुद भी बोल चुके हम चाहते तो खमेनी की हत्या कभी भी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते नहीं है ऐसा। लेकिन जिस तरह के हमने सीरिया में देखा, सीरिया में आप समझ लीजिए कि बहुत लंबे वक्त तक ये चलता रहा कि नहीं ठीक है, बशर अल असद की सरकार बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। रूस पूरी कोशिश में लगा रहा, रूस और ईरान पूरी कोशिश में लगे रहे कि बशर अल असद की सरकार बनी रहे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अंत में असद को छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, और एक हार्ड लाइनर, एक जिनके आतंकवादियों के साथ सहयोग था, अहमद अल शरा जी, उनको वहाँ राष्ट्रपति चुना गया। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जाकर मुलाकात की, अहमद अल शरा के साथ जाके मुलाकात की और उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया। बहुत पहलू हैं सर। तो अब आप समझिए कि, और इजराइल बार बार कहता है कि अगर हमने ईरान में सत्ता बदल दी तो पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका असर, दूसरी चीज़ जो बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका खूब दावे करता रहा लेकिन रूस यूक्रेन की जंग नहीं रुकी। भारत ने साफ तौर पे कह दिया कि जो जंग हमने रोकी है पाकिस्तान के साथ, वो जो है हमारे आपस में था। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे आने वाले वक्त की तस्वीर टिकी हुई है विशाल।